सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, नेशनलिज्म इन इंडिया ऑफ क्लास 10। नेशनलिज्म का मतलब होता है बच्चों कि एक ऐसी भावना, राष्ट्रवाद की भावना, ठीक है, विचारधारा होती है, एक तरह से ये आइडियोलॉजी है। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है कि कैसे आप अपने देश के लिए सोचेंगे, कैसे आप अपने देश को आगे बढ़ाएंगे और उसको एक अच्छी राह पे लिख के जाएंगे, यानी एक करेंगे अपने देश को, एक पूरा नेशन बनाएंगे जिसके कुछ कॉमन सिंबल्स होंगे और इसी के साथ कुछ सॉन्ग्स होंगे, कुछ आइडियाज होंगे। ये सब मिलके एक देश को मजबूत बनाती है, फिक्स बाउंड्री होगी इसकी हमारी। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, इंडिया में जब हम बात करेंगे नेशनलिज्म की, तो यहाँ पे मेन बात आती है कि इंडिया के अंदर बहुत सारे लीडर्स रहे, लेकिन हम यहाँ पे मेनली महात्मा गांधी के आने के बाद जो समय रहा उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। साथ ही साथ महात्मा गांधी के साथ में कांग्रेस ने मिलकर किस तरह से नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस, जो सबसे बड़ी मूवमेंट्स उस समय रही थी, तो वो उनको अंजाम दिया। तो वो सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल आता है वो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इन तीनों चीजों को लिंक करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 1918 के समय पे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो हुई थी 1914 से 1918 के समय। इसको आप लोगों को लिख लेना है बुक के साइड में, जो भी आपको सही लगे आपको वो कर लेना है यहाँ पे। फिर इसके बाद अगली बात आती है, इसको भी हम, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब होती है तो उस समय इंडिया की सिचुएशन काफी खराब हो जाती है, ठीक है। अब उसका रीजन समझते हैं भाई, उस समय क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या है, इस वॉर के कारण इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि पैसा खत्म हो चुका था। ब्रिटिश लगातार इंडिया के रिसोर्सेज को यूज कर रहे थे। पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत सारे ग्रुप बन चुके थे। साथ ही साथ ब्रिटिश ने अपना खर्चा निकालने के लिए जितना भी टैक्सेस थे वो उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दिया, इनकम टैक्स को बढ़ा दिया, और साथ ही साथ 1930 से 1918 के बीच में जो प्राइजेस हैं हर एक चीजों के, वो लगातार बढ़ने लगे। और इसी कारण जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो कॉमन लोगों को आने लगी। जो विलेजेस हैं उनमें से सोल्जर्स को बुलाया जाने लगा ताकि वो लड़ाई में लड़ सकें, और जो लोग नहीं आ रहे थे उन्हें फोर्स रिक्रूट करा गया, यानी उनको फोर्सफुली उस आर्मी के अंदर ज्वाइन करवाया गया। फिर इसके बाद हमें देखने को मिला कि 1918 से 1919 और 1920 से 21 का ये जो समय रहा, तो इस समय इंडिया की बहुत सारी जो क्रॉप्स है वो फेल हो गई, जिसके कारण खाने की भी भयंकर कमी पड़ी, क्योंकि उस समय किसी भी चीज पे ब्रिटिश के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया था। अगली चीज आती है, एक इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, जैसे इस बार कोरोना आया था तो उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी पहना था, वो फैला था। और 2019 में जो सेंसस हुआ उसके अकॉर्डिंग 12 से 13 मिलियन लोग ऐसे थे जो कि इस फेमाइन और एपिडेमिक के कारण खत्म हो गए। 12-13 मिलियन लोग, आप समझते हैं, कम से कम 12-13 लाख लोग उस समय, जब पॉपुलेशन आज से अगर हम कंपेयर करें तो 10 गुना कम थी, यानी बिलो अराउंड वहां पे 30 to 40 करोड़ जो है पॉपुलेशन थी। तो उस समय 10-12-13 लाख लोगों का खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा नंबर होता है। और सॉरी, 10-12-13 लाख नहीं, मिलियंस में बात हो रही है ये, ठीक है। 1 मिलियन 10 लाख होते हैं, तो ये कम से कम 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ 20 लाख 30 लाख लोगों का खत्म हो जाना बहुत बड़ा नंबर हम इसको काउंट करेंगे उस 30 से 40 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर। अब देखो आप ब्रिटिश ने क्या हालत कर दी थी। अब इसके बाद आता है द आइडिया ऑफ द सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी लाए थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे महात्मा गांधी खुद कब आए। तो महात्मा गांधी इंडिया में 1915 जनवरी में आए थे। आपको मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी इससे पहले साउथ अफ्रीका थे, और वो 1983 में साउथ अफ्रीका गए, 1883 के अंदर वो साउथ अफ्रीका गए थे। फिर इसके बाद 1915 में महात्मा गांधी इंडिया में आते हैं और वहां पे भी वो कुछ इसी तरह की मूवमेंट्स को लीड कर रहे थे। अब इसके बाद हम अगली चीज देखेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने बहुत सक्सेसफुली ये जो रेसिज्म था इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, और इसी के साथ साथ जो सत्याग्रह था उसको वहां पे फैलाया। तो इनका सत्याग्रह का आइडिया एक्चुअली था क्या। तो सत्याग्रह के आइडिया में हमने यही कहा था कि जो पावर ऑफ ट्रुथ है, यानी सच की ताकत है, उसको हाईलाइट करो, सत्याग्रह, सत्य का रास्ता। और इसी के साथ साथ सच को ढूंढो, कि हमें जरूरत है सच्चाई क्या है उसको ढूंढने की। इन्होंने कहा कि अगर आप जो लड़ाई लड़ रहे हो उसका कॉज ट्रू है, ठीक है, और जो लड़ाई लड़ रहे हो वो इनजस्टिस के खिलाफ है, तो फिजिकल फोर्स नेसेसरी नहीं है ऑपरेशन से लड़ने के लिए। हम उसको समझा सकते हैं, उसको मना सकते हैं, अपनी बात पे ला सकते हैं, ठीक है। एक सत्याग्रही अपनी बैटल को नॉन वायलेंस से जीत सकता है, बस वो सच्चा होना चाहिए, इनजस्टिस के खिलाफ उसकी लड़ाई होनी चाहिए, और इस तरह की कुछ चीजें।
इसके बाद अगली चीज हमें देखने को मिलती है कि बहुत सारे लोग जो वहां पे ऑप्रेस किए जा रहे थे, तो वो इस सच की तलाश में निकले और इसी के साथ साथ उन्होंने वायलेंस को छोड़ने की पूरी कोशिश की। अब इसके बाद अगली चीज आती है कि जो ट्रुथ है वॉज बियॉन्ड अल्टीमेटली ट्रिम। महात्मा गांधी मतलब महात्मा गांधी ने कहा कि सच की जीत तो होनी ही होनी है, और इसी के साथ महात्मा गांधी मानते थे धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस, यानी जो हमारा धर्म है वो नॉन वायलेंस अहिंसा का होना चाहिए, जहाँ पे हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, जिससे सब लोग एक हो सकें। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, महात्मा गांधी ने काफी अलग अलग जगहों पे सत्याग्रह किए, जैसे 1917 में वो चंपारण बिहार गए थे ताकि पीजेंट्स को इंस्पायर कर सकें, ठीक है। प्लांटेशन, ये जो इंडिगो प्लांटेशन चंपारण में कराई जा रही थी बिहार के अंदर, तो वहां पे पीजेंट्स का सपोर्ट करने गए ताकि वो एक बड़ा विरोध वहां पे कर सकें। और 1917 के अंदर ही उन्होंने खेड़ा, जो गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी पीजेंट्स का सपोर्ट करने गए थे, क्योंकि वहां पे क्रॉप फेलियर हो गया था, इन्फ्लुएंजा फैल चुका था, पर उनको कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ जो खेड़ा के पीजेंट्स थे वो रिवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, और इसी के साथ वो कह रहे थे कि भई हमें कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। फिर 1918 में उसके बाद महात्मा गांधी अहमदाबाद पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स की मदद की थी, ताकि वो इजीली, जो कॉटन मिल वर्कर्स हैं, इनके सहयोग से अपनी जो सुख सुविधाएं हैं उनको थोड़ा उनको मिल सके, क्योंकि बहुत वर्स्ट कंडीशन में वो काम करते थे। अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है द राउलेट एक्ट, ठीक है। तो सारे इंसिडेंट्स कंटिन्यू चलते रहेंगे सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले महात्मा गांधी वाला हमने पढ़ लिया। तो देखिए, गांधी जी ने 1919 के अंदर डिसाइड किया था कि वो एक नेशन वाइड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो देखिए, रॉलेट एक्ट सर सिडनी रॉलेट ने इंट्रोड्यूस की थी, इसमें दिक्कत दिया नहीं हुआ। सर सिडनी रॉलेट एक कमिटी के हिस्सा थे, तो उनके द्वारा जो एक्ट यहाँ पे लाई गई उसको बोला गया था रॉलेट एक्ट। यहाँ पे यही होता था, जो जिस कमिटी का हेड होता था उसी के नाम पे वो एक्ट रखी जाती थी। 1919 में ये एक्ट आई थी। जैसे आप देख रहे हैं गांधी जी यहाँ पे अलग अलग जगह ट्रैवल करे उसके बाद। तो इस एक्ट के अंदर में यहाँ पे कहा गया कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, बात को समझना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको जल्दबाजी में पास किया, जबकि इंडियन मेंबर्स इसके पूरे अपोज में थे, और इसने ब्रिटिशर्स को ताकत दी। ये डेफिनेशन है इसकी कि इसने ब्रिटिशर्स को ताकत दी कि वो लोग अगर कोई भी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए उन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाल सकते हैं 2 साल के लिए, विदाउट एनी ट्रायल। यानी ट्रायल का ये जो वर्ड है यहाँ पे, ट्रायल, ट्रायल का मतलब होता है उन पे किसी भी तरह का नहीं चलेगा। 2 साल सीधा आपको पकड़ा, जेल में डाल दिया कि हमें डाउट है कि आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे वो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, हु नोस, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस क्रिएट किया। मतलब वो चाहते थे कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है, याद रखना। महात्मा गांधी चाहते थे जो सिविल यानी लोग हैं वो डिसोबे करें, ब्रिटिश की बात ना माने, क्योंकि ये गलत कानून बना रहे हैं। और इसके चक्कर में उन्होंने हड़ताल की 6 अप्रैल को। इसको रॉलेट सत्याग्रह भी बोला जाता है, जो रॉलेट एक्ट के खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि रॉलेट सत्याग्रह क्या होता है। इसके बाद अगली चीज आती है, अलग अलग जगह पे रिलीज निकाली गई और जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, साथ ही साथ वर्कशॉप्स को बंद कर दिया। और सबने यही कहा कि भैया देखो, अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं, रेलवे लाइंस बंद कर दो, कम्युनिकेशन बंद कर दो, तो ब्रिटिश एकदम परेशान हो गए। और वो चाहते थे कि हम क्या करें, सारे मतलब चीजों को ना थोड़ा शांत करें, ठीक है। तो जो लोकल लीडर्स थे उनको अलग अलग जगह से उठाया गया, जैसे अमृतसर वगैरह से। और इसी के साथ साथ जो महात्मा गांधी थे उनको दिल्ली आने से रोक दिया, क्योंकि अगर वो दिल्ली आ जाते तो ज्यादा जो लोग हैं उनको वो एक साथ मोबिलाइज कर लेते। फिर देखो, 6 अप्रैल को हड़ताल की। अब 10 अप्रैल को ही क्या होता है, पुलिस वाले अमृतसर के अंदर है ना, पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गांधी जी के अंडर में, उन पे गोलियां चला देते हैं। और इसी के साथ साथ इसके कारण लोग गुस्से में आके बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे, सब पे अटैक करने लग जाते हैं। फिर इन सब चीजों को रोकने के लिए मार्शल लॉ लगा दी जाती है। मार्शल लॉ यानी अगर इकट्ठे हो तो मार दो इनको, और जनरल डायर को इसकी कमांड दे दी जाती है। इसके बाद सबसे बड़ा इंसिडेंट होता है जिसको हम बोलते हैं द जलियनवाला बाग इंसिडेंट। तो देखो, 13 अप्रैल को द इनफेमस जलियनवाला बाग इंसिडेंट होता है, जिसके बारे में सब जानते हैं। 13 अप्रैल 1919 को किसके कारण होता है, क्योंकि लोग रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और उसका इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने रोकने के लिए मार्शल लॉ इम्पोज कर दी थी, ध्यान रखना। तो देखो, इसके बाद बहुत सारा क्राउड है ना जलियांवाला बाग में इकट्ठा होता है, बैसाखी का अपना त्योहार मना रहे होते हैं और पॉलिटिकल डिस्कशंस कर रहे होते हैं, और कोई उनका ज्यादा कुछ ऐसा मकसद नहीं होता। फिर इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए आए होते हैं, और बहुत सारे लोग सिटी से आउटसाइड होते हैं, तो बहुत सारे जो विलेजर्स होते हैं भाई,
मतलब बहुत सारे आपको पता है गाँव वाले जो सिटी से बाहर रहते हैं उनको नहीं खबर उस समय पता लगती थी, वो इतना एडवांस समय नहीं था, बल्कि बहुत कम एडवांस था। आज के मुकाबले अगर हम बात करें टेलीफ़ोन्स वगैरह उस समय इनके पास नहीं थे बात करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ इम्पोज़ हो चुकी है, क्योंकि 3 दिन बाद की तो बात है ना, यहाँ पे तो हमें भी न्यूज़ कभी-कभी कई दिनों बाद पता लगती है। फिर डायर क्या करता है, देखो जैसे है ना जलियांवाला बाग के अंदर है ना वो एक पतली सी जगह थी, जो जलियांवाला बाग है, वो उसका जो रास्ता था वो पतला सा था, उसके गेट में एक बार में एक ही सिर्फ बंदा एंटर कर सकता था। तो डायर अपनी पूरी आर्मी को लेके उस गेट के अंदर एंटर होता है, उस पूरे गेट को घेर लेता है और इसी के साथ-साथ पूरे वहाँ पे फायरिंग करवा देता है। जब जैसे ही ओपन फायरिंग होने लगती है, कई 100 लोग वहाँ पे मर जाते हैं, ठीक है? और अब जब हम वहाँ पे जलियांवाला बाग जाएँगे अमृतसर में तो हमें अराउंड 1500 का एक नंबर वहाँ पे देखने को मिलेगा और इतना मतलब एक ऐसा इंसिडेंट था कि सब लोग इससे बुरी तरह से डर चुके थे कि ओपन फायरिंग करवा के लोगों की लाशें बिछा दी गई उस जलियांवाला बाग इंसिडेंट के अंदर। फिर इसके बाद देखो जलियांवाला बाग जो न्यूज़ है ना उसकी हर जगह न्यूज़ फैलने लगी और बहुत सारे टाउन्स वगैरह में बहुत सारे लोग स्ट्राइक करने लगे, पुलिस के खिलाफ हमला करने लगे, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे अटैक करने लगे। गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे तुम्हारे साथ। तो उन्होंने क्या करा कि सत्याग्रही को कहा अब तुम हमारे आगे नाक रगड़ो, ठीक है? इसी के साथ ऐसे रेंगते-रेंगते चलो और इसी के साथ जब भी हम दिखें तो हमें सलाम करो, साहिब बोलो हमें। मतलब इस तरह की चीज़ें की ताकि ये लोग अपनी नज़रों में खुद ही गिर जाएँ और इसी के साथ बहुत सारे गाँव वगैरह पे इन्होंने बॉम्बिंग भी कराई, इनका कुछ नहीं जाता था, ये ऐसे ही करते थे उस समय। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि भैया अपने इस मूवमेंट को रोक देते हैं, कोई रोलेट सत्याग्रह करने की ज़रूरत नहीं है एक बार के लिए। फिर वो जो स्ट्राइक्स थी वो सारी रोक दी गई। अब इसके बाद अगली चीज़ आती है कि जो रोलेट सत्याग्रह है वो बहुत ज़्यादा फैल चुका था, ठीक है? पर ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। तो अब महात्मा गांधी को लगा कि मुझे एक ऐसी ब्रॉड मूवमेंट लॉन्च करनी है जो पूरे इंडिया में फैल सके। पर ये चीज़ उनको अच्छे से पता थी कि हिंदू और मुस्लिम को जब तक वो साथ नहीं लाएँगे तब तक ये मूवमेंट हर जगह नहीं फैल सकती है। तो अब सबसे बड़ा जो उनको इसके लिए फ़ायदा मिला वो था खिलाफत इश्यू जो उस समय चल रहा था। तो देखो क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जैसे आपको पता है ओटोमन टर्की हार चुका था, ब्रिटिश वाली साइड जीत चुकी थी। तो जब ऑटोमन टर्की हारा ना, तो वहाँ के जो लीडर होते हैं, यानी वहाँ के जो टॉप लीडरशिप होती है, जो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल गुरु माने जाते हैं, स्पिरिचुअल हेड जो उनकी पोजीशन का नाम होता था खलीफा, ठीक है? तो जो खलीफा है एक्चुअली वो वहाँ पे टॉप पोजीशन का नाम है, किसी पर्सन का नाम नहीं है। तो जो खलीफा की पोस्ट थी, उसकी पावर्स को कम किए जाने की बात चल रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। बात को समझो, ऑटोमन टर्की हारा, खलीफा जो इस्लामिक वर्ल्ड के हेड हैं, वो ऑटोमन टर्की में थे। मतलब उस एम्पायर में थे, तो जब बात की जाने लगी कि अपने क्या करते हैं, ब्रिटिश ने कहा कि इनकी पावर कम कर देते हैं, ताकि ये ज़्यादा कंट्रोल ना कर पाएँ। तो उस समय सारे मुसलमान जिस जगह थे भड़क गए, तो इंडिया में भी मुसलमान थे, तो इंडिया के मुस्लिम ने सोचा कि अपने यहाँ से ब्रिटिशर को प्रेशराइज़ करते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। हर जगह के मुसलमान यही ट्राई कर रहे थे जो मुस्लिम थे। तो उस समय एक खिलाफत कमेटी बनाई गई बॉम्बे के अंदर मार्च 1919 में और वो 2 मुस्लिम ब्रदर्स ने बनाई थी जिनको अली ब्रदर्स भी बोला जाता है, मोहम्मद अली एंड शौकत अली और उन्होंने महात्मा गांधी के साथ बातें करना शुरू की कि भई हमने किस तरह से इस मूवमेंट को एक बड़ा इश्यू बना सकते हैं। गांधी जी ने देखा कि ये अच्छा एक मौका है जिससे हम हिंदू मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं। तब उन्होंने क्या किया इस मूवमेंट की शुरुआत करने का सोचा। सबसे पहले एक कलकत्ता सेशन हुआ, क्वेश्चन आता है बच्चों अंडरलाइन कर लेना। एक कलकत्ता सेशन हुआ सितंबर 1920 में कांग्रेस की मीटिंग थी तो उसमें जिनने लीडर्स को कन्विंस किया कि अपने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट के सपोर्ट में शुरू करते हैं यानी हम लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे और क्यों नहीं करेंगे खिलाफत इशू के कारण और जलियांवाला बाग का अपना बदला भी हो जाएगा। तो अब बात आती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही क्यों करनी थी, क्या है ये नॉन कॉपरेशन? तो गांधी जी की बुक हिंद स्वराज जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी जब वो वहाँ साउथ अफ्रीका थे, तो उसमें उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिटिश रूल क्योंकि उस समय भी वो इन्वॉल्व थे उधर से ऐसी बात नहीं है वो इंडिया में पहली बार आए उन्होंने पहली बार सब देखा तो उस समय भी वो इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व थे उधर से भी। तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर इंडियंस चाहते हैं ब्रिटिश को अपोज करना ब्रिटिश को यहाँ से हटाना तो उनको नॉन कॉपरेट करना पड़ेगा, ब्रिटिश रूल को कोलैप्स करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, उनका सहयोग मत करो। जैसे हम चाइना के लिए कहते हैं ना इनसे सामान मत खरीदो वगैरह इस तरह से। तो सबसे पहली चीज़ है ना गांधी जी ने कहा मूवमेंट को अलग-अलग स्टेजेस में अनफोल्ड करना है। सबसे पहले तो आपको टाइटल जो दिए हुए हैं यानी कोई भी अगर ब्रिटिश सरकार के द्वारा आपको टाइटल दिया गया है तो उसको हटा दो। जो भी आप इनके सिविल सर्विसेज़ यानी जो उस पे लगे हुए जॉब पे वो हट जाओ। आर्मी है, पुलिस है और जो भी लोग अलग-अलग जगह पे इनका सामान यूज़ कर रहे हैं वो सब चीज़ें छोड़ दो। फिर इसी के साथ-साथ इन द
इन केस द गवर्नमेंट यूज रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन विल बी लॉन्च। और अगर उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट हमें फिर से मारपीट की कोशिश करेगी तो हम बड़े लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देंगे, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब टूटेंगे फिर इसके बाद। तो उसी समय समर में 1920 में जो गांधी जी हैं और जो शौकत अली हैं वो अलग-अलग जगह जा रहे थे और इस मूवमेंट के लिए सपोर्ट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। फिर इसके बाद आती है कि अब हमें बहुत जगह पे देखने को मिला कि कई जगह कहा जा रहा था जो काउंसिल इलेक्शंस है उनको भी बॉयकॉट कर दो, जो 1920 नवंबर में होने वाले हैं। और इसी के साथ-साथ इन द मंथ्स बिटवीन सितंबर एंड दिसंबर देयर वाज़ अ इंटेंस टसल विद इन द कांग्रेस। मतलब कांग्रेस में भी एक काफ़ी ज़्यादा हमें लड़ाई देखने को मिल रही थी और कोई भी ऐसा नहीं था कि पॉइंट यूँ कुछ लोग उस चीज़ के अपोज़ में थे, कुछ लोग इसके सपोर्ट में थे कि अपने इनको जो खिलाफत मूवमेंट है उसको सपोर्ट करना है या नहीं करना। फिर फाइनली कांग्रेस का सेशन लगाया गया नागपुर दिसंबर 1920 में। नहीं, नागपुर में एक सेशन लगा दिसंबर 1920 में, उसमें फाइनली ये डिसाइड हो गया कि अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट करने जा रहे हैं। खिलाफत मूवमेंट तो पहले से ही चल रही थी, उसके सपोर्ट में अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं। तो अब सवाल आता है किसने मूवमेंट लॉन्च की, क्या-क्या चीज़ें हुई? तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसके पार्ट 2 में समझेंगे, जिसमें हम सेकंड मॉड्यूल को पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ नेक्स्ट जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।